Hello, all my students. I am Shomiran Dotto, and you are all following my YouTube videos. आज का क्लास का जो मैटर होगा दैट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड सेमेस्टर का मटेरियल कॉस्टिंग जो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में भी हमने किया था मटेरियल कॉस्टिंग का स्टोर्स लेजर वाला पार्ट जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग अ स्टोर्स लेजर दैट इज़ one is FIFO method, first in first out, another one is LIFO method, that is last in first out. So ये दोनों मेथड के ऊपर हम लोग ये चर्चा किया था और हम लोग अल्टीमेटली देखे थे क्या द मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस स्टोर्स लेजर टू मेंटेन टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इश्यूज मतलब कंपनी मतलब जब वेयर हाउस आई मीन व्हेन वी मेंटेन अवर वेयर हाउस व्हाई बिकॉज ऑफ then when we are purchasing any stock any raw material then we have to store in certain warehouse. So from that warehouse we are issuing the required material to our प्रोडक्शन यूनिट्स जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है. सो ये जो है ना ये हम लोग परचेज कर रहे हैं. सो एट व्हाट रेट वी आर परचेजिंग अगेन वी आर इशूइंग दोज रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट व्हाट रेट वी आर इशूइंग दिस रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड एट लास्ट कितना एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ 15 days एट द एंड ऑफ 1 month या एट द एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक रह जा रहा है वेयर हाउस में एट व्हाट प्राइस. सो ये जो कैलकुलेशन है कि यूनिट्स कितना रह जा रहा है और उसका दाम वैल्यूएशन क्या है ये जानने के लिए हम लोग स्टोर्स लेजर मेंटेन करते हैं नॉर्मली. और स्टोर्स लेजर का डिफरेंट मेथड्स है जैसे हम लोग फीफो एंड लीफो मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके थे. आज हम लोग और दो इंपॉर्टेंट मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे दैट इज़ वन इज़ सिंपल एवरेज मेथड एंड अनदर वन इज़ वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एंड देन विल कम बैक टू द सिंपल एवरेज बिकॉज वेटेड एवरेज इज़ वेरी सिंपल एकदम सिंपल है. सिंपल एवरेज मेथड थोड़ा सा क्रूकेट है तो हम लोग बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है. इट्स नॉट दैट टफ बिकॉज दिस इज एन ईजी मैटर ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग. तो चलो एक बार देखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्टिंग और सिंपल एवरेज कॉस्टिंग का कैसे सॉल्व किया जाए. सम नंबर 23 is on the screen right now. Sum number 23 is based on the weighted average method of valuing the issue. बोल दिया गया कि मेंटेन द स्टोर्स लेजर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड. पहला लाइन पे दिया हुआ है सम का. सम नंबर 23 फ्रॉम आवर मैथ पेज नंबर 25 साफ साफ दिख रहा है. सम नंबर 23 ऑफ फ्रॉम माई स्टडी मटेरियल पेज नंबर 25. दिस इज द फर्स्ट सम फॉर टुडेज क्लास. जिस सम के बारे में आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे दैट इज सम नंबर 23 बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक. सो स्टोर्स लेजर मेंटेन करना पड़ेगा इन द सेम मैनर जैसे हम लोग लास्ट क्लास में किया था. मतलब जो फॉर्मेट विल बी सेम जस्ट द मेथोडोलॉजी ऑफ इशूइंग विल बी डिफरेंट दैन दैट ऑफ वी हैव डन इन द लास्ट क्लास. सो इधर क्या होगा मेथड आई मीन आपको जो फॉर्मेट ड्रॉ करना है वो सेम ही फॉर्मेट आपको एक तो ड्रॉ करना पड़ेगा. डेट परचेजेस इश्यूज एंड बैलेंसेस बट जो मेथोडोलॉजी होगा वो हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या होगा. बट बिफोर दैट आप मैं एक चीज़ बता दें कि कोई भी सम आप लोग कर रहे हो स्टोर्स लेजर से जुड़े हुए आप लोग को पूरा सम देखना पड़ेगा और स्पेशली नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि नहीं दिया वो फॉलो अप करना पड़ेगा. देखिए इधर ये सम में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. 29 नवंबर इज़ द लास्ट और उसके बाद कोई एंट्री नहीं. उसके बाद 24 नंबर सम शुरू होता है. तो फिर देयर आर नो इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इन दिस सम बट समटाइम इट इज़ गिवन इन बिलो. तो फिर क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट ना बिलो वाला नहीं देखते हैं तो वो नहीं देखते हुए कर लेंगे फिर बाद में जाकर पता चलेगा कि you have not considered those facts which is been given below the sum. So it's very important to watch the entire sum especially at the end of the sums अगर कुछ information रहेगा तो उसको follow करना बहुत ज़रूरी है. तो चलो सम नंबर 23 को एक बार देखते इसका सॉल्यूशन देखते कैसे होता है बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज मेथड. वेल सम नंबर 23 फर्स्ट नवंबर को दिया हुआ है 2005 रुपीज़ करके रेट है. 10,000 दिया हुआ है. पहला नवंबर बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है. नवंबर 3 इशू किया जा रहा है. तो सिंपल है क्योंकि इसी में से होगा तो 5 रुपये रेट होगा क्योंकि देखिए जब कुछ कंसोलिडेटेड स्टॉक नहीं है मेरे पास एक ही स्टॉक है जिसका प्राइस है 5 रुपीज़. तो और नेक्स्ट डेट में अगर हम इशू कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसी में से इशू करेंगे. तो 5 रुपीज़ में इशू कर दिया तो रहेगी आपके पास 500 5 रुपीज़ करके 2500. ये सिंपल केस था. फर्स्ट और थर्ड का केस सिंपल है. फर्स्ट बैलेंस था थर्ड इशू हुआ उस बैलेंस में से इशू हुआ तो नो प्रॉब्लम. फोर्थ को फिर दोबारा परचेज हुआ मतलब रिसिप्ट हुआ 4,500 4,500 6 रुपीज़ करके 27,000. नाउ
हेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द सम। अब जब फोर्थ को आप बैलेंस लिखोगे, बैलेंस में आपको देखो क्लैरिफाई कुछ करना नहीं है। आपके पास था कितना 5000। वॉच हाउ आई एम राइटिंग दिस बैलेंस। आपके पास था फोर्थ के पहले आपके पास कितना स्टॉक था 5000। फोर्थ में आपने कितना स्टॉक लिया 4500। तो 4500 प्लस 5500 कितना होता है 5000। डन। थर्ड में फोर्थ के पहले जो आपके पास स्टॉक था उसका वैल्यूएशन क्या था 2500। देखिए डोंट सी दिस रेट, डोंट सी दिस रेट, ओके, सी दिस वैल्यूएशन। 500 यूनिट का जो आपका पास थर्ड का स्टॉक था उसका वैल्यू क्या था 2500। आपने फोर्थ को लिया गया 4500, इसका वैल्यूएशन कितना 27000। तो 27000 प्लस 2500 इट इज़ 29500। सो जब भी रिसिप्ट्स होगा, परचेजेस होगा, तो यूनिट के साथ यूनिट को, लास्ट यूनिट जो था उसके साथ जो परचेज यूनिट है उसको ऐड करके लिख दीजिए, और लास्ट यूनिट का जो वैल्यूएशन था उस वैल्यूएशन के साथ जो फर्दर आपने परचेज किया उसका वैल्यूएशन उसको ऐड करके लिख दीजिए, और देन फाइंड द रेट दिस डिवाइड बाय दिस विल बी ऑटोमेटिकली कम दिस। मतलब मैंने 5.9 जो लिखा वो ये दोनों लिखने के बाद मैंने लिखा, सो ये दिस डिवाइड बाय दिस विल गिव यू दिस 5.9। आगे और समझ में आएगा, देखते जाइए। 8th को हम लोग इशू कर रहे हैं, 8 को इशू कर रहे हैं। 1600 कुछ देखना ही नहीं है, लिफो फीफो वाला कोई चक्कर नहीं है। मेरे पास 5000 यूनिट था, 5.9 करके रेट है, तो 1600 यूनिट जब हम इशू करेंगे तो उसी 5.9 के रेट के अनुसार इशू कर देंगे, तो ये होगा प्राइस। सिंपल बात है, मैंने रेट तो पहले ही तैयार कर लिया। जब हम फोर्थ को परचेज करने के टाइम हमने बैलेंस लिखा था तभी मैंने रेट तैयार कर लिया था। तो जब नेक्स्ट डेट में हम इशू करेंगे तो हमको रेट का दरकार ही नहीं है, हमको मालूम है कि 5000 मेरे पास है और 5.9 करके उसका रेट है। तो डैट मीन 1600 जब हम इशू करेंगे उसका भी रेट 5.9 होगा, तो उस हिसाब से ये होगा आपका। अब सवाल उठता है कि बैलेंस को कैसे लिखेंगे। सिंपल बात है, जब हम लोग परचेज किया था तो यूनिट के साथ, लास्ट यूनिट के साथ परचेज यूनिट को ऐड कर दिया था। लास्ट यूनिट का अमाउंट के वैल्यूएशन के साथ परचेज यूनिट के वैल्यूएशन को ऐड कर दिया था, क्योंकि हम लोग परचेज किया था। जब हम इशू कर रहे हैं तो लास्ट यूनिट कितना मेरे पास था 5000 था, उसमें से हमने इशू कर दिया 1600। तो आप कितना रह गया, माइनस करना पड़ेगा। मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज इट विल बी एडेड विद द लास्ट यूनिट्स you hold, I mean, and in case of issues it will be deducted from the last unit you hold। तो 5000 आपके पास लास्ट यूनिट था, उसमें से 1600 आपने री इशू कर दिया, तो आपके पास 3400 होगा यूनिट्स। सिमिलरली अमाउंट के साथ, वैल्यूएशन के साथ भी वैल्यूएशन माइनस हो जाएगा, 29500 माइनस 9440 दैट विल गिव यू 20060। तो ये भी माइनस हो जाएगा आपका। तो देन दिस डिवाइडेड बाय दिस एक नया रेट आएगा 5.9 रेट। ये रेट ऑलवेज निकाल के रखना पड़ेगा, दिस डिवाइड बाय दिस करके, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स हेल्ड एज ऑन दैट डेट। सो दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कुछ नहीं है, जब परचेज होगा तो ऐसे करना होगा, जब इशू होगा तो ऐसे करना होगा। उसके बाद नाइन्थ में रिटर्न टू स्टोर 100 यूनिट्स बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम द इशूज ऑफ नवंबर 3rd में मैंने इशू किया था 5 रुपीज़ करके, अब वो रिटर्न आ रहा है। तो सिंपल बात है, उसका दाम होगा 5, क्योंकि मैंने जब इशू किया था 5 रुपीज़ करके इशू किया था, जब रिटर्न आएगा तो 5 रुपीज़ करके कंसीडर करेंगे। तो 100 5 करके 500। अब जब रिटर्न आया मेरे पास, रिटर्न टू स्टोर आया, मतलब रिटर्न टू स्टोर मतलब एक्चुअली ये स्टोरी क्या है, मतलब स्टोर्स में से हम लोग माल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजते हैं प्रोडक्शन के लिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में माल एक्सेस हो जाता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करते हैं, दोबारा उस माल को स्टोर्स में वापस कर देते हैं। तो जब हम स्टोर्स में से इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो मेरा स्टॉक घट जाता है, और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से कुछ एक्सेस माल अगर स्टोर्स में रिटर्न आएगा तो फिर स्टोर्स का माल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए रिटर्न टू स्टोर विल बी इन द परचेज। देखो 100 मैंने वही लिखा, 100 में इधर लिख दिया, परचेज में लिख दिया, क्योंकि इट विल इंक्रीज योर स्टॉक। तो ये हो गया रिटर्न टू स्टोर, इतना इतना इतना। तो अल्टीमेटली फिर स्टॉक क्या होगा, 3400 था, 100 रिटर्न आया तो 100 प्लस 3400 3500। इसका वैल्यूएशन था 20060 और 500 रुपये इसका वैल्यूएशन है, तो ऐड हो जाएगा 20560। अब नया रेट आ गया, दिस डिवाइड बाय दिस। सो एक चीज़ तो हम लोग देख लिया कि जब भी परचेज होता है यूनिट्स के साथ यूनिट्स ऐड हो जाता है, वैल्यूएशन के साथ वैल्यूएशन ऐड हो जाता है, रेट निकाला जाता है। इश्यूज जब होता है तो यूनिट के साथ यूनिट लेस हो जाता है, वैल्यूएशन के साथ वैल्यूएशन लेस हो जाता है, देन रेट निकाला जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद 16 को दोबारा परचेज किया जा रहा है, 16 को दोबारा रिसीव हो रहा है 2400 6.5 रुपये करके, 2400 6.5 करके 15,600। मेरे पास था 3,500।
अब हम 2400 फर्दर परचेज किया तो हो जाएगा आपका 5900। आपके पास वैल्यूएशन था 20,560, आपका ये 15,600 का माल लिया गया है, तो 20,560 प्लस 15,600 विल गिव यू 36,160, and then this divided by this will give you 6.13. सो इस डेट पे माल लिया गया था, 16 को माल परचेज किया था ऑलरेडी। उसके पहले 16 के पहले मेरा पास बैलेंस था 3,500, 2,400 का माल लिया गया, तो 3,500 प्लस 2,400 विल बी द करेंट बैलेंस यूनिट्स 5,900, और 3,500 का वैल्यूएशन था 20,560, और 16 को परचेज किया गया 2,400, वैल्यूएशन इज 15,600, तो 20,560 प्लस 15,600 विल गिव यू दिस मच। नाइनटीन्थ रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर और एक कंसेप्ट है, हमने देखा रिटर्न टू स्टोर्स। अब रिटर्न टू सप्लायर मतलब हमारे पास स्टोर्स में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है जिसमें से कुछ खराब ही निकला, तो हम जिससे खरीदा है उसको वापस करना चाहता है, तो रिटर्न टू स्टोर इज अ कंसेप्ट ऑफ इश्यूज। मतलब मेरा स्टोर्स में से स्टॉक घट जाएगा क्योंकि हम सप्लायर को रिटर्न कर दे रहे हैं, तो मेरा स्टोर्स में से घट जाएगा, मतलब इशू। तो देखो रिटर्न टू सप्लायर कितना दिया हुआ है, 200 यूनिट्स आउट ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड ऑन November 4, तो 200 यूनिट्स रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यूएशन हो जाएगा देखो यही है 6.13 करके माल है, तो ये। उसके बाद देखो 5,900 में से 200 रिटर्न कर दिया तो रह गया कितना 5,700, 36,160 में से इतना का रिटर्न कर दिया तो लेस करके इतना है, तो इसका रेट ये आ जाएगा 5.13। 19 के बाद 20th रिसीव 1000 यूनिट्स, 20th रिसीव 1000 यूनिट्स, तो फिर परचेज किया तो 5,700 था, 1,000 और परचेज हुआ तो 6,700 हो गया। 3,4934 था, उसमें से 7,000 फिर परचेज किया था मैंने, तो ऐड करके 4,1934, तो दिस डिवाइड बाय दिस विल गिव यू 6.26। फिर November 24 को इशू किया जा रहा है, November 24 इशू किया जा रहा है 2,100 यूनिट्स, डेफिनेटली फ्रॉम दिस रेट होगा ये 6.26, उस हिसाब से इतना आएगा, तो 6,700 में से इतना मैंने इशू कर दिया तो रह गया 4,600, 4,1934 मेरा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था, उसमें से मैंने इतना का इशू कर दिया तो ये लेस करके इतना आएगा 2,8791। एंड सिमिलरली 27 और 29 का एंट्री वैसे ही करते जाएंगे जैसे हम लोग किया है। 27 को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं इन द सिमिलर मैनर, और 29 को हम लोग इशू कर रहे हैं 2,800। ध्यान से एक बार सम को देख लीजिए। अब हम सम नंबर 20 में आके पहुँचे जहाँ पर बोला गया कि अंडर सिंपल एवरेज मेथड आपको मेंटेन करना है, और पूरा सम दिया हुआ। अब ये सम में देखिए नीचे में दिया हुआ है, द स्टॉक वेरीफाइड फाउंड अ शॉर्टेज ऑफ 10 kg ऑन 16th एंड अनदर शॉर्टेज ऑफ 10 kg ऑन 26, मतलब 16th को एक इफेक्ट दिया हुआ है और 26 का इफेक्ट दिया हुआ है, जो कि हम लोग जब सम करेंगे तब अगर ध्यान में नहीं रखेंगे, अब हम लोग अगर धड़ाधड़ ये सब करते रहेंगे और एट लास्ट जाके अगर हम लोग देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था हमने नहीं देखा, तो पूरा सम गलत हो जाएगा।
आई रिपीट, अगर हम लोग पूरा सम करने के बाद ये पॉइंट को देखेंगे तो फिर पूरा सम गलत हो जाएगा, क्योंकि विदाउट कंसिडरिंग दिस, बिकॉज ये 16 को है, तो मतलब देखो 1, 5th, 8th, 10th, 15th और 18th के बीच हमको ये फिट कराना पड़ेगा, और एक है 26 को, मतलब 25th और 29th के बीच फिट करना पड़ेगा। मतलब ये सम करते करते मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। सो इसीलिए मैंने बोला था लास्ट सम करने के टाइम कि वेन एवर यू आर डूइंग अ सम ऑफ स्टोर्स लेजर, देन definitely follow the sum and specially follow the information given at last. So जैसे इधर दिया हुआ है तो हम लोग करेंगे, बट सिंपल एवरेज मेथड ये कैसे होता है इसको ध्यान से सुनते जाइए। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा कॉलम। जैसे हम लोग क्या देखा था, 4 कॉलम होता था, डेट, परचेजेस या रिसिप्ट, इशूज, बैलेंसेस। यही हम लोग देखे थे नॉर्मल कोर्स ऑफ सम में, नॉर्मल सम में ये 4 कॉलम होते हुए। इधर हम लोग एक लास्ट कॉलम बनाएंगे, दैट इज रिमार्क कॉलम, जो एकदम लास्ट में होगा। छोटा सा बना सकते हो आप लोग, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बट इट विल बी लिटिल वन, छोटा सा एक कॉलम होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रिमार्क कॉलम। तो चलो एक बार देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। सो सम नंबर 28 ओपनिंग बैलेंस, सम नंबर 28 ओपनिंग बैलेंस 100 kg। देखो मैंने क्या किया, डेट, परचेजेस, इसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं, इशूज एंड बैलेंस, लास्ट ऑफ ऑल रिमार्क। ये कॉलम सिंपल एवरेज मेथड में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी राइट इट डाउन। 1 दिसंबर बैलेंस 1000 kg। इधर देखो मैंने रेट नहीं लिखा, वेरी स्ट्रेंज थिंग, कहीं पर भी रेट नहीं लिखा गया है। 1000 नहीं 100 और 5 रुपीज़ करके रेट दिया तो 500। ये जो रेट है ना, इसका एक्सप्लेनेशन आपको इधर लिखना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस रिमार्क कॉलम में लिखना पड़ेगा कि ये 100 kg जो आपके पास माल है इसका दाम क्या है, 100 kg एट द रेट ऑफ ₹5। तो यू कैन नॉट राइट द रेट ओवर ईयर, यू नीड टू राइट इट ओवर ईयर इन द रिमार्क कॉलम कि आपके पास जो जो माल है उसका क्या क्या रेट है। इधर तो फिलहाल 100 kg का ही माल है और उसका एक ही रेट है 5 रुपीज़, तो मैंने लिख दिया इधर, इसीलिए रिमार्क कॉलम का काम है। ध्यान से देख लीजिए रिमार्क कॉलम में मैंने कैसे लिखा। You cannot write the rate over here in the simple average system in the rate column, but rate column बना के रखना पड़ेगा आपको। You cannot write the rate, इसका क्या रेट है ये लिखना पड़ेगा इधर। देखिए आगे और समझ में आएगा। 5th को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं 50 kg, 5.2 करके तो 260। अब क्या हो गया आपके पास, 100 था, 50 ले लिया आपने, तो 100 प्लस 50 150 हो जाएगा। 500 वैल्यूएशन था, 260 वैल्यूएशन का माल आपने खरीदा, तो 500 प्लस 260 760। देखो सेम मैनर पे मैंने लिखा बैलेंस को, इधर यूनिट्स को भी मैंने सेम मैनर पे लिखा जैसे वेटेड एवरेज में लिखा था, वैल्यूएशन को भी मैंने उसी मैनर से लिखा जिस मैनर से हमने वेटेड एवरेज में लिखा, बट मैंने रेट को नहीं लिखा जिस मैनर में हम लोग वेटेड एवरेज में रेट को लिखते थे, दिस डिवाइड बाय दिस करके। मैंने उधर रेट नहीं लिखा। मैंने क्या किया, मैंने रिमार्क कॉलम में चला गया, इस 150 का जो क्लैरिफिकेशन है उसको मैंने इधर लिख दिया। इस 150 में मेरे पास मौजूद है 100 kg का माल 5 रुपये करके, और 50 kg का माल 5 रुपया 20 पैसा करके। ध्यान से देखिए कैसे मैंने लिखा रिमार्क कॉलम में। द वैल्यूएशन 150 kg ऑफ स्टॉक इज लेफ्ट एज ऑन 5th December, among which 100 kg costing ₹5 per unit per kg and 50 units ₹5.20 पैसा पर kg। तो इससे ये पता चल गया कि 150 kg का माल में मेरे पास क्या क्या रुपया का माल मौजूद है। अब 8th इशू, दैट्स इंपॉर्टेंट, 8th इशू किया जा रहा है। अब ये जो 120 इशू करेंगे, डेफिनेटली हम इशू करेंगे इसी स्टॉक में से इशू करेंगे। अब इस स्टॉक में क्या क्या माल मौजूद है, 5 रुपीज़ का माल और 5.2 रुपीज़ का माल। अब इसका वैल्यूएशन क्या होगा, 5 प्लस 5.2, दो किस्म का माल पड़ा हुआ है, इसलिए 2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा एक बार दिखा दे रहे हम। देख, रेट ऑफ इशू 5 प्लस 5.2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों किस्म का माल पड़ा हुआ है, इसमें डिवाइड बाई 2 करके 5.1 निकाल लिया हम लोग। देखो 5.1 होगा आपका रेट ऑफ इशू ऑन 8। तो अलग से आपको वर्किंग करके आपको 8th का रेट ऑफ इशू निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्टॉक में से आप कर रहे हो, कौन उस स्टॉक में कितना कितना रुपया का माल पड़ा हुआ है, उतना रुपया का माल को ऐड करके। अगर 3 किस्म का माल पड़ा हुआ रहेगा तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। अगर दोनों किस्म का माल पड़ा हुआ है तो दोनों किस्म का माल को ऐड करते हुए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, जैसे हमने इधर किया। क्योंकि इस 150 kg ऑफ गुड्स कंसिस्ट ऑफ 100 kg एट द रेट ऑफ ₹5 पर kg एंड 50 kg एट द रेट ऑफ 5.2 पर kg, तो इसीलिए मैंने दोनों को ऐड करते हुए मैंने
दोनों को ऐड करते हुए मैंने दोनों डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो आ गया मेरा वैल्यूएशन इश्यूज़ का। तो सिंपल बात है, मैंने इधर लिख दिया 30 और इस दिस माइनस दिस 150 में से 120 इशू हो गया, तो 30 760 में से इतना वैल्यूएशन का गुड्स इशू हो गया, तो लेस करते हुए 148। डोंट राइट द रेट ओवर ईयर, जस्ट राइट इट ओवर ईयर कि 30 जो माल पड़ा हुआ है वो कौन सा माल पड़ा हो सकता है। देखो 100 था, 50 था, मैंने 120 इशू कर दिया, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे अगर हम पहले ये माल इशू कर दिया होगा तो फिर 30 का जो माल पड़ा हुआ है उसका रेट क्या होगा, 30 इंटू 5.2। ध्यान से देख लीजिए, ये 30 यूनिट kg जो माल पड़ा हुआ है मेरे पास बैलेंस आफ्टर इशू ऑफ 120, उसका रेट क्या होगा, उसका रेट होगा डेफिनेटली 5.2। क्योंकि हम लोग जब माल इशू करेंगे, जब स्टॉक वाइज हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस ही मेंटेन करेंगे, मतलब हम जब इशू करेंगे 100 को पहले इशू कर देंगे और 50 में से बाकी 20, तो फिर डेफिनेटली 30 जो पड़ा हुआ रहेगा वो 5.2 के हिसाब से पड़ा हुआ रहेगा। एट के बाद 10th अगेन इशू हो रहा है। अब सिंपल बात है, 10th को इशू हुआ 10, वाइट ऑब्वियस इधर एक ही माल पड़ा हुआ है तो उसी माल में से हो जाएगा, तो 20 ये भी उसी हिसाब से होगा। तो देख लीजिए ध्यान से, 10th में जो इशू हुआ था उसके बाद जो बैलेंस जाएगा, तो कैसे कैसे किया हम लोग। सो 8th और 10th का लगातार सेम ही होगा। 10th में तो हम लोग वही करना होगा। 10th में देखो साफ साफ दिया हुआ है कि हम लोग इशू कर रहे हैं, तो वो 30 में से इशू करेंगे। ये 30 जो स्टॉक है उसी में से इशू करें। 30 का जो दाम था 5.2, इसमें तो कोई और गुड्स नहीं था, इसलिए ये रेट को हम लोग अप्लाई कर दिए थे। तो बाकी रहेगी आपके पास 20 और 148 में से 52 लेस कर दीजिए तो 96। कभी भी दिस इंटू दिस करके इसको ट्राई करने की चेष्टा मत कीजिएगा, क्योंकि 20 एट द रेट ऑफ 5.2 आपके पास ये स्टॉक रह गया, बट दिस इंटू दिस करने से कभी भी ये नहीं आएगा। दिस इंटू दिस करने से कभी भी ये नहीं आएगा, ये दोनों को इंटू करने से कभी भी ये नहीं आएगा। तो डोंट ट्राई टू डू सच थिंग्स। चले सम नंबर 15, डेट 15 इशू 80 kgs इशू हुआ, रिसीव्ड हुआ 15 को 80 kgs 5.4 करके। तो आपके पास अब 20 था, 80 रिसीव्ड हुआ तो 100 हो गया। आपके पास 96 रुपीज़ का माल था, आपने 32 का माल परचेज किया, तो 96 प्लस 432 गिव्स यू 528। अब ये जो 100 kg का माल आपके पास है, इस 100 kg का माल में से 20 kg का दाम है 5.2 और 80 kg का माल होगा 5.4। मतलब अब दो किस्म का माल आपके पास मौजूद है। ध्यान से देखिए, अब जैसे 80 kg माल खरीद लिया, तो आपके पास जो माल पड़ा हुआ है 100 kg का, उसमें दो किस्म का माल पड़ा हुआ है। 20 kg का माल पहले से था 5.2 करके, और 80 kg का माल मैंने अभी खरीदा 5.4 करके। उसके बाद 16, देखिए मैंने 16 कहाँ से आया सामने, 16 तो सामने दिया हुआ नहीं है। अब हमको नीचे वाला इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। देखिए नीचे का 16 को एक शॉर्टेज है। शॉर्टेज इज ऑलवेज कंसिडर टू बी इशूज़, याद रखिएगा, शॉर्टेज मतलब इशूज़। तो देखिए नीचे में दिया हुआ है 16 दिसंबर को एक शॉर्टेज हुआ 10 kg का, तो इशूज़ में लिखा मैंने 10 kg, और ये शॉर्टेज डेफिनेटली इसी लॉट में से हुआ होगा। ये 10 kg का शॉर्टेज डेफिनेटली इसी स्टॉक में से लिया होगा, तो क्या होगा, इसी लॉट में से हुआ। इस लॉट में क्या क्या दाम का प्राइस स्टॉक था, 5.2 और 5.4, ये दोनों को ऐड करके एवरेज कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास रेट 5.2 प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 रुपीज़ 60/2 हो जाएगा आपका 5.3। उसी हिसाब से आपको ये शॉर्टेज का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो आपके पास जैसे शॉर्टेज का 10 हो गया, तो फिर आपके पास स्टॉक कितना रह जाएगा 90। इस 90 का भी वैल्यूएशन वही होगा, 10 यूनिट 5 रुपया 20 पैसा करके, और 80 यूनिट 5 रुपया 40 पैसा करके। ध्यान से देख लीजिए एक बार, शॉर्टेज विल बी कंसिडर्ड इशूज़। शॉर्टेज मतलब माल कम पड़ना, और शॉर्टेज का मतलब होता है इशूज़। शॉर्टेज इज नथिंग बट इज मीनिंग इशूज़। शॉर्टेज विल बी कंसिडर्ड एज इशूज़। तो उस हिसाब से 16 के बाद 18 को इशू हो रहा है 50 kg। तो देखो 50 kg जहाँ से भी इशू हो रहा है, इसी क्वांटिटी में से इशू होगा, तो इसी क्वांटिटी में दो माल का माल पड़ा हुआ है, तो उसी का भी वैल्यूएशन सेम होगा। इसीलिए हमने 16 और 18 का वैल्यूएशन अलग अलग नहीं किया, मैंने एक साथ कर दिया। देखो कैसे करना होगा। देखो 16 और 18 का वैल्यूएशन मैंने क्या किया, रेट ऑफ शॉर्टेज एंड रेट ऑफ इशूज़ ऑन 16 एंड 18 एक साथ कर दिया, क्योंकि वो दोनों एक ही किस्म का माल में से इशू हो रहा है। तो 5.2 प्लस 5.4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5.30। तो 16 और 18 का लगातार कर दिया मैंने। जैसे 50 इशू हो गया, तो रह गया मेरे पास 40। अब ये 40 डेफिनेटली होगा इसी स्टॉक में से, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस स्टॉक में हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये 10 kg तो निकल गया डेफिनेटली।
बाकी इसी में से 40 जाएगा तो 40 एट द रेट ऑफ 5.4 देखिए मैंने लिख दिया। दिस वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना होगा। और ये जानने के लिए आपको फीफो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इधर। ये जो स्टॉक इन एंड आउट हो रहा है, स्टॉक इन एंड आउट का जो मेथड है वो फीफो मेथड है। मतलब कौन सा स्टॉक आप पहले बेचोगे, वैल्यूएशन वाइज नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर वैल्यूएशन भी आप फीफो बेसिस पे करते रहोगे तो अभी ये सिंपल एवरेज नहीं बोला जाएगा। बट स्टॉक इन एंड स्टॉक आउट, मतलब स्टॉक जो आउट हो रहा है, इशू हो रहा है, ये इशू किस बेसिस पे हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे हो रहा है। मतलब मेरे पास जो पहले स्टॉक था उसको हम पहले बेसिस पे पहले इशू करेगा। उस हिसाब से देखिए जो मेरे पास 40 अभी पड़ा हुआ है तो 40 डेफिनेटली फ्रॉम द लास्ट स्टॉक होगा 5.4। उसके बाद 18 के बाद 20th को परचेज हुआ है 100, फिर 40 था 100 परचेज हुआ गया 140, 210 था वैल्यूएशन 560 तो 770। तो उस हिसाब से 40 तो मेरे पास था 5.4 करके, और आया मेरे पास 100 5.6 करके, तो 2 किस्म का माल हो गया मेरे पास। फिर दोबारा उसके बाद 25 को मैंने इशू किया 40 जब हम इशू करेंगे 25 तारीख को, तो अब देखो रेट विल बी एज यूजुअल। रेट क्या होगा, क्या क्या माल मेरे पास है, 40 था इस हिसाब से, 100 था इस हिसाब से, तो 5.4 और 5.6 को एवरेज आउट करने से 5.5 आता है। तो 14 to 5.5 दैट कम्स टू दिस। क्योंकि ये जो 40 हम इशू कर रहे हैं, इस इशू कर रहे हैं कौन सा स्टॉक में से, 140 में से इशू कर रहे हैं। और 140 में से क्या क्या माल पड़ा हुआ है, 40 एट द रेट ऑफ 5.4, 100 एट द रेट ऑफ 5.6, दोनों का माल पड़ा हुआ है। दोनों माल का एवरेज आउट करने से 5.4 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 2 करने से आपके पास यही आएगा। एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए रेट ऑफ इश्यूज। तो उसके बाद 26 तारीख शॉर्टेज हुआ 10, नीचे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन 26 तारीख शॉर्टेज। अब ये 10 शॉर्टेज हुआ, इसी में से होगा 100। ये 100 का माल का डेफिनेशन क्या था, एक ही किस्म का माल था, इसमें कोई एवरेज आउट नहीं होगा। 56 90 हो गया, इस 90 में से फिर 60 इशू हो रहा है, ये इसमें से हो रहा है, इसमें ये माल पड़ा हुआ है तो यही रेट होगा। क्योंकि इसमें 2 किस्म का माल नहीं है तो एवरेज करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर 2 किस्म का माल हो तो तब हम लोग एवरेज करते हैं, बट इधर एक ही किस्म का माल पड़ा हुआ है तो उस चीज़ वैल्यूएशन पे हो जाएगा आपका, एंड देन दिस थिंग विल बी ओवर। एक बार शुरू से सम को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग देखते रहो ये दोनों मेथड को ध्यान से, और इसी के ऊपर सम्स को प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी सम पकड़ते हुए आप लोग सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज कर सकते हो।
तो एक बार ध्यान से ये सम को, जो सम मैंने दिखाया, ये सब सम को प्रैक्टिस करना, उसके बाद विल गो थ्रू द अदर सम्स, बट बिफोर दैट यू डू दिस सम्स विच आई हैव शोन यू as practice. So till then, take care of yourself, take care of your family, and have a good day. So guys, once again, bye and take care.